नमस्कार, मैं संजय शर्मा। खास खबर एक कोशिश कर रहा है कि बजट को हम बारीकी से समझने की कोशिश करें, उसके छोटे छोटे मुद्दों को समझने के लिए। आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं शहरी आधारभूत ढांचे के बारे में। और हमारे साथ संयोग से वो भी संजय ही हैं। हमारे साथ संजय गुप्ता जी हैं, जो आधारभूत ढांचे पर राजस्थान में काफ़ी साल से काम करते रहे हैं और इसकी बारीकियों को बहुत गहराई से समझते हैं। तो उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस बजट में आधारभूत ढांचे के लिए क्या हो रहा है और उससे राजस्थान किस तरफ जाएगा। नमस्कार संजय जी। नमस्ते सर। नमस्ते। तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि जी। आधारभूत सुविधाओं के बारे में इस बजट में क्या प्रावधान, क्या रूपरेखा, क्या दर्शन नज़र आ रहा है। देखिए साहब, आधारभूत सुविधाएं जो हमारे राजस्थान सरकार के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो शहरी क्षेत्र के अंदर जो है ना अच्छी घोषणाएं की गई हैं। इसके अंदर पिछले 3-4 साल से हम नोट कर रहे हैं कि भी जब भी बजट की घोषणा हुई है तो शहरी क्षेत्रों के ऊपर आधारभूत सुविधाओं में एक अच्छा खासा बजट दिया गया है। आधारभूत सुविधाओं के अंदर हमारे यहाँ जो है आपके सीवर लाइन है, ड्रेनेज सिस्टम है, आपके रोड नेटवर्क है, आपका ब्रिजेज हैं, सौंदर्यीकरण है, फिर आपके क्या है कि चौराहों का मतलब जो है उनका अपलिफ्टमेंट है, और अन्य कई कार्य हैं जो मंदिर का जीर्णोद्धार है, कई बिल्डिंगों का जीर्णोद्धार है। तो इस बारे में इन पिछले 4 सालों में काफ़ी फोकस किया गया है। तो इस बार का बजट का अध्ययन करने पे जब ये घोषणा हुई है तो एक खुशी का विषय ये है कि भी राज्य सरकार ने जो है इस बार भी एक अच्छा खासा बजट जो है आधारभूत सुविधाओं के ऊपर रखा गया है। तो इसमें ये है कि भी ये सारे सेक्टर इसके अंदर कवर किए गए हैं साहब जो है। जी, मेरा अगला प्रश्न ये है कि जब आप किसी शहर में जाते हैं तो शहर को आप देखने की कोशिश करते हैं, घुसते ही आपको अंदाज़ा लगता है इसकी सड़कें कैसी हैं, और उसी से हमारा मूड तय होता है कि हम उस शहर में घुस के कैसी फीलिंग ले रहे हैं। तो आप सड़कों के बारे में कुछ बताइए कि शहरी क्षेत्रों में सड़कों के लिए क्या प्रावधान है। देखिए साहब, क्या है कि सड़कों के अपलिफ्टमेंट का, वाइडनिंग का और नई सड़कों का निर्माण के लिए जो है 21-22, 22-23 इन दोनों वर्षों में 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रावधान रखा गया है। अब इस वर्ष भी जो है आपके 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है सड़कों के अपने पैच रिपेयर के लिए, मिसिंग लिंक के लिए इसकी घोषणा की गई है, जो कि समस्त जितनी भी सड़कें अपने नगरीय निकायों के अंदर आती हैं तो उनमें इसके लिए प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा जितनी भी जो निगम हैं, आपके परिषद हैं और आपकी जो निकाय ये पालिकाएं हैं, इनमें अलग अलग मतलब क्या है कि सड़कों के नवीनीकरण के लिए और नए नवनिर्माण के लिए अलग से घोषणा की गई है कि आपके पालिका में 20 किलोमीटर तक रोड का निर्माण जो है, सड़कों का निर्माण पालिका स्तर पे जो है उसके लिए बजट की उपलब्धता रहेगी। और परिषद के स्तर में अपने 35 किलोमीटर तक की सड़कें उस परिषद क्षेत्र में आपके बनाई जा सकती हैं। और जहाँ निगम है वहाँ 50 किलोमीटर की सड़कों के लिए जो है अपने प्रावधान रखा गया है कि 50 किलोमीटर सड़कें आप, क्योंकि शहर का विस्तार हो रहा है तो उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। इन सब के लिए जो है नवीन सड़कों के लिए जो है लगभग 1750 करोड़ रुपए के बजट की इसमें घोषणा की गई है। ये अत्यंत ही खुशी का विषय है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि जो जितने भी नगरीय निकाय हैं उनकी क्या है कि खुद की सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं है। जी, खुद की सोर्स ऑफ इनकम नहीं होने के कारण क्या है कि या तो ये चुंगी से जो आय प्राप्त होती है जो राज्य सरकार द्वारा निकायों को दी जाती है, तो एक तो उससे उनकी आय प्राप्ति का वही साधन है, अन्य कोई साधन इस प्रकार से नहीं है। तो क्या है कि एक राज्य सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा जो है इनको ये इस बजट घोषणा के अंदर सहायता प्रदान की जाती है कि भी ये निकाय जो हैं अपने इस बजट से जो है अपने क्षेत्रों के अंदर विकास कार्य करवा सके साहब। एक और बात आती है कि सौंदर्यीकरण का भी, जैसे आप किसी शहर में प्रवेश करते हैं, शहर का घुसते ही आपको, एक तो मैंने सड़कों का बोला, दूसरा बहुत सुंदर पार्क्स होते हैं, बहुत अच्छे वेलकम गेट्स होते हैं। तो इस दिशा में भी क्या राजस्थान में कोई प्रयास है इस बजट में। हाँ साहब, देखिए क्या है ना कि राज्य सरकार ने जो जितने भी जो शहर है उनमें सौंदर्यीकरण के लिए भी प्रावधान रखे गए हैं। जैसे आपने बताया, गेट हैं, मंदिर हैं, आपके नाले हैं, सड़कों के मतलब दोनों तरफ की जो वाइडनिंग है, ये इस प्रकार के सभी कार्यों के लिए जो है अपने इसके अंदर प्रावधान रखे गए हैं सौंदर्यीकरण के लिए। तो सौंदर्यीकरण के लिए जो सुनियोजित विकास है अपने, उसमें लगभग आपके जो ना 1050 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके अंदर रखा गया है, जिसमें क्या है कि कुछ लिंकेज भी हैं रोडों के, जैसे भरतपुर में और चंबल को आपके चंबल रिवर फ्रंट डेवलपमेंट जो हो रहा है, ये एक प्रकार से सौंदर्यीकरण का ही भाग है शहर का जो है।
तो 350 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है ना चंबल रिवर फ्रंट के लिए रखा गया है, और 300 करोड़ रुपए का प्रावधान आपके भरतपुर में जो है। ये एक बड़ा ही खुशी का विषय है कि भी इस बार जो है भरतपुर को बहुत अच्छा बजट मिला है दोनों तीनों सालों के अंदर जो है। ये वहाँ के स्थानीय स्तर के अच्छे यहाँ पे प्रयास रहे हैं कि भरतपुर में जो है अपने मथुरा आगरा को जोड़ने वाला जो ये बाईपास है, ये पिछले लगभग 20 सालों से जो है ये लंबित था, ये बन नहीं पा रहा था, और शहर की सीमा वहाँ जा कर के समाप्त भी हो जाती है, नगरीय सीमा जो है। तो इस सब बातों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने जो भरतपुर को लेकर के जो घोषणा की है, तो ये भरतपुर शहर वालों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है कि आज तक भरतपुर, हमने देखा होगा, आपने भी नोट किया होगा सर, कि पिछले जितने भी बजट आए हैं उसमें भरतपुर को इतना पैसा कभी भी नहीं दिया गया है। तो ये एक भरतपुर के लिए तो ये मान के चलिए कि भी इस बजट में जो है ना सौगात की पूरी अच्छी खासी घोषणाएं हुई हैं। बिल्कुल, क्योंकि भरतपुर ने कांग्रेस को दिया भी बहुत है। जी जी। लगभग शायद एक को छोड़ के सारे ही जो विधायक हैं वो कांग्रेस की तरफ हैं। हाँ जी जी। तो भरतपुर का बनता भी है जी। एक और सवाल उठता है, आमतौर पे शहरों में हमें एक दिक्कत महसूस होती है कि मच्छर होते हैं, गंदगी होती है, बदबू आ रही होती है। तो सीवर लाइंस के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। इस बजट में कुछ दिखता है इसके बारे में? हाँ, सीवर लाइन के लिए क्या है कि आप देखिए साहब कि ये एक आधारभूत सुविधा है मूल रूप से जो है। पानी, अब बिजली, सड़क और सीवर क्या है कि जितना भी हमारा वेस्ट डिस्पोजल जो है, ये सबसे बड़ा बीमारी का घर है शहर के अंदर जो है। और अब हम अगर नोट करें तो बहुत से मतलब क्या है कि शहर ऐसे अब आप पाएंगे कि भी जहाँ पे अपने पिछले लगभग 20 वर्षों में जितना डेवलपमेंट सीवर कार्यों का हुआ है, उतना किसी अन्य कार्य में व्यय नहीं किया गया है। आज हम अगर राजस्थान की बात करें तो 1 लाख से अधिक आबादी के शहरों को जो है अपने पहले RUIDP जो आधारभूत संरचना के लिए ही, मतलब उसके सुदृढ़ीकरण और विकास के लिए ही एक ये डिपार्टमेंट ने अपने अथॉरिटी तैयार की थी यहाँ पे। उसके तहत जो है अपने पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चतुर्थ चरण, पंचम चरण चल रहा है। तो इसमें हज़ारों करोड़ रुपए का निवेश किया गया है विकास कार्यों के लिए जो है। उसके बाद सोने पे सुहागा ये हुआ कि भी भारत सरकार ने भी जो है अपनी एक अमृत योजना जो लॉन्च की, उसमें भी सीवर को अत्यंत महत्व दिया गया। और हर शहर को जिसकी आबादी 1 लाख से ऊपर थी, उसमें 200 करोड़ रुपए तक के प्रावधान विकास कार्यों के लिए रखे गए। इसी प्रकार से अपने स्टेट बजट के अंदर जो है पिछले साल भी सीवर के लिए अच्छी खासी घोषणाएं हुई थी। इस बार भी जो है 500 करोड़ रुपए की राशि का जो है प्रावधान जो है इस बजट के अंदर रखा गया है अलग अलग शहरों में। जो इसमें मूल रूप से मैं अगर ये देखता हूँ बजट को, तो इसमें आपके चूरू है, डूंगरगढ़ है, बीकानेर है, इस तरफ की बेल्ट को अच्छा कवर किया गया है। कुछ पैसा अगेन मैं बात करूं तो फिर से सर क्या है कि भरतपुर को 40 करोड़ रुपए का प्रावधान सीवर के अंदर फिर से मिला इसमें। तो इस वजह से क्या है कि ये एक समस्या जो है सीवर से संबंधित जितने भी जो कार्य हैं, अगर ये पूर्ण हो जाते हैं तो यहाँ मैं ये भी आपको कहना चाहूँगा कि भी देखिए, बजट देना और उसका क्रियान्वयन करना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। बजट देने में तो क्या है कि सरकार ने घोषणा कर दी है, बजट मिल भी जाता है, परंतु आज हम देखते हैं कि कई शहर ऐसे हैं जिनमें वर्षों हो गए सीवर लाइन का कार्य चलते हुए, परंतु कार्य हो नहीं पाता है। तो जनता को उसका फ़ायदा जो है वो समय पे नहीं मिल पाता है। अब जब समय पे फ़ायदा नहीं मिल पाता है तो हम ये कह सकते हैं कि भी फिर ऐसी बजट घोषणा जो है जो उच्च स्तरीय स्तर पे जारी हो गई है, राज्य सरकार स्तर पे, परंतु जो संस्थाएं इनको एग्जीक्यूट करती हैं उनके लिए भी क्या है कि इसमें कुछ सुनिश्चित किया जाना बड़ा ही आवश्यक है, अति आवश्यक है, ये महत्वपूर्ण भी है कि उनको समयबद्ध कार्यक्रम में पूर्ण करवाया जाए। तो आज हम देखते हैं कि भी कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आते हैं, टेंडर डालते हैं, ABCD कोई भी रेट डाल देते हैं जो कि वाइबल ही नहीं होती रेट्स, परंतु देयर इज़ नो अदर ऑप्शन के भी आपको वो दरें अनुमोदित करनी पड़ती है, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट्स के कई राइडर्स हैं कि भी कहीं ऐसा नहीं हो कि भी अगर हम ये दरें अनुमोदन नहीं करेंगे तो मिली भगत के आरोप लग जाते हैं। परंतु इन सब बातों को अगर आज हम देखते हैं तो फाइनली जिन दरों के ऊपर ये कार्य दिए जाते हैं उन दरों पे कार्य हो नहीं पाते हैं और वर्षों लंबित हो जाते हैं। आपके सामने चाहो तो अपने ये टोंक रोड वाली एलिवेटेड रोड ले लीजिए, भरतपुर कॉस्ट एक्सकेलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। फाइनली तो सरकार को उतना ही पैसा देना पड़ता है। आज आप बड़े बड़े ऐसे प्रोजेक्ट है, मानीसागर नाला हमारा रुक गया था, 1500 करोड़ का एक बड़ा प्रोजेक्ट था। सिमिलरली आज हम भरतपुर की जब बात कर रहे थे तो भरतपुर में भी सीवर लाइन का अगर आपने नोट किया होगा तो ये कार्य पिछले लगभग 3-4-5 सालों से चल ही रहा है वहाँ पे। अजमेर कितने ही सालों तक पेंडिंग रहा क्योंकि उसकी सीवर लाइन की मेन ट्रंक लाइन से कनेक्टिविटी नहीं हो पाई।
फिर पता लगा एसटीपी के लिए ज़मीन अवेलेबल नहीं है। तो बहुत सी आधारभूत सुविधाएं ऐसी जो देनी चाहिए, परंतु उसकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के लिए भी हमारे को उतने ही प्रयास किए जाने चाहिए कि जिससे जनता को जो है समय रहते उसका लाभ भी प्राप्त हो सके। एक और प्रश्न उठता है कि आमतौर पे जो देश भर में सफाई के बारे में चेतना बढ़ी है, लेकिन ये बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है कि सफाई तभी संभव है जब उसका जो ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह का ढांचा सही होगा। नहीं तो आप बहुत सारा पानी गंदा होता है और वो कहीं भी रिलीज़ हो जाता है, वो गंदगी फैलाता है और बीमारियां फैलाता है। तो बजट में इसके बारे में कुछ है? हाँ, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि खासतौर से ग्रामीण इलाकों में जो शहरों से अच्छा, जुड़े हुए हैं। ग्रामीण इलाकों में देखिए साहब क्या है कि जो सामान्य रूप से जो है बजट की जब घोषणा होती है तो ग्रामीण सीवरेज सिस्टम के ऊपर कभी ज़्यादा फोकस किया नहीं जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भी खुला इलाका है और यहाँ पे इस तरह से कोई ज़्यादा वो नहीं है। परंतु इस बजट के अंदर जो है 10,000 से ऊपर की आबादी के जितने भी जो 25 गाँवों का चयन किया गया है, मेरा ऐसा मानना है कि भी ये गांव जो है शहरी परिधीय क्षेत्र के आसपास कहीं स्थित होंगे, जिनमें 10,000 से ज़्यादा की आबादी के गांव हैं। तो इन गांवों में अगर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि भी मुख्यमंत्री जी ने अपने पूर्व कार्यकाल के अंदर 100 लगभग राजस्व ग्रामों का चयन किया था, जिनकी आबादी 10,000 से अधिक थी। उन समस्त ग्रामों के जो है अपने क्या है कि विलेज डेवलपमेंट प्लान तैयार किए गए थे, जो कि अन्य किसी भी राज्य के द्वारा नहीं तैयार किए गए थे। तो सबसे पहले ये जो है राज्य सरकार राजस्थान ने ही ये कदम उठाया था। तो मेरा ऐसा मानना है कि भी उन 100 गाँवों में से जो 25 गाँव अभी प्रथम चरण में इन्होंने लिए हैं, तो इन 25 गाँवों के अंदर जो प्रावधान इन्होंने 650 करोड़ रुपए का जो है शैलो ट्रीटमेंट प्लांट जो है ना सीवरेज के लिए इन्होंने बनाने की घोषणा की है। ये बहुत ही अच्छा कदम है और इससे क्या है कि ग्रामीण स्तर के ऊपर भी जो आधारभूत सुविधाएं हैं उनका क्या है कि अपग्रेडेशन हो सकेगा और वहाँ पर भी जो बीमारियाँ आज फैल रही हैं तो उन पर कंट्रोल इस्टेब्लिश किया जा सकेगा। और ये सब समस्त सुविधाएं जो है अपने जो शहरी स्तर पे मिल रही हैं वो ग्रामीण स्तर पे भी मिलनी शुरू हो जाएंगी अब जो है। आपने एक और चीज़ देखी होगी कि शहरों में आप जाते हैं तो इतनी भीड़ भाड़ होती है, कहीं एक ही जगह साइकिल चल रही है, कहीं बहुत सारी बाइक्स हैं, कार हैं। कई शहरों में तो लगभग रोड्स को बंद कर दिया गया इसलिए कि बहुत भीड़ होती है। तो क्या और उसका जो इलाज है वो ये माना जाता है कि आप जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको इम्प्रूव करें। तो क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के विस्तार के लिए कोई कोशिश हुई है बजट में? देखिए सब क्या है कि आज हम बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम सिटी का जो है, तो देखिए सब क्या है कि कोई भी सिटी जो है वो जब तक मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ऑप्ट नहीं करेगा तब तक हम चाहे कितने भी चौराहों के ऊपर पुल बना लें, सबवेज बना लें, अंडरपासेज बना लें, इनका कोई अंत नहीं है। केवल और केवल एक ही इसका समाधान ये है कि भी हम उस शहर के अंदर मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप करें, जो कि अब जयपुर के अंदर आपने देखा होगा तो मेट्रो सिस्टम हमारे यहाँ आ गया। तो उसमें भी बड़ा ये हुआ था कि भी सब मेट्रो की नीड नहीं है, परंतु मेट्रो का प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चतुर्थ चरण की भी अब घोषणा चल रही है। अभी इसमें भी बजट का प्रावधान रखा गया 1,000 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा का। और इसी प्रकार से जो मैं शहरों की अगर हम बात करें तो जितने भी जो सैटेलाइट टाउन हैं जयपुर के आसपास के लिए, तो जयपुर के आसपास में जितने भी सैटेलाइट टाउन है तो उनके लिए भी एक डीपीआर की घोषणा हुई है कि भी उनको शहरों से कनेक्ट करने के लिए जो मोनोरेल टाइप कनेक्टिविटी किस प्रकार से इस्टेब्लिश की जा सकती है, ताकि शहर से जब ग्रामों की ओर ट्रैफिक जाए या ग्राम से शहर की ओर आए तो वो क्या है कि मतलब अपने 4 व्हीलर 2 व्हीलर सिंगल व्हीलर पे नहीं आकर के वो जो है अपने मास ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ही आएँ। अब बजट घोषणा के अंदर देखिए अब इसमें क्या किया गया है कि भी राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कंपनी जो बनी हुई है आरसीटीसी, तो आरसीटीसी को इस बार इन्होंने अच्छा खासा बजट दिया है। तो लगभग आपको मैं ये जानकारी देना चाहूँ कि भी आरसीटीसी में 650 करोड़ रुपए का जो है, जिसमें 500 मतलब क्या मिनी बसें खरीदने का प्रावधान लिया गया है। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आज जयपुर शहर की आबादी हम देखें तो 40 लाख के करीब हो गई साहब। तो नॉर्म्स के हिसाब से भी यहाँ एक अच्छी खासी तादाद के अंदर बसों की ज़रूरत है, क्योंकि आज आप किसी भी चौराहे पे जाके खड़े हो जाइए, आपको मोर और लेस मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि भी 200 से 300 विद्यार्थी या आम नागरिक आपको हर चौराहे पे खड़े हुए मिलेंगे, क्योंकि वो बसों का इंतजार कर रहे होते हैं। क्योंकि बसों का इंतजार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी सही नहीं है। फ्रीक्वेंसी अच्छी होगी बसों की तो ना तो ट्रैफिक में भी जाम नहीं लगेगा, चौराहे भी मतलब क्या एसएल फ्री रहेंगे और पब्लिक को टाइम से अपनी सुविधा मिल पाएगी, वो समय से अपने कार्यालय पहुँच पाएंगे और समय से अपने घर पहुंच पाएंगे। तो ये एक प्रयास जो बजट घोषणा हुई है प्रथम चरण में कि 500 मिनी बसें लगाना जयपुर शहर के अंदर, तो एक बहुत ही अच्छा कदम है। और इससे मेरे पूर्ण विश्वास है कि भी इससे आमजन को अच्छा फ़ायदा मिलेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें इस बारे में ज्ञान देने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो हमारी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बातचीत का एक दौर रहा और ये हमारी बजट को समझने की कोशिश है जो लगातार जारी रहेगी। इसी तरह हम विशेषज्ञों से बात करते रहेंगे। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।